आज भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटने जा रहा है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। सोशल मीडिया के गलियारों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक और देश के हर उस कोने में जहां बदलाव की उम्मीद की किरण पलती है, वहां सिर्फ एक ही चर्चा है। लोग हैरान हैं, कुछ लोग अचंभित हैं, तो करोड़ों चेहरों पर एक ऐसी मुस्कान है जो सदियों के संघर्ष के बाद आती है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने देश की पूरी राजनीति और सामाजिक ताने बाने के भीतर एक नई हलचल पैदा कर दी है? सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यदि आप इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, यदि आप सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में से एक होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंतिम हिस्से में हम उस कड़वी और असली सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करने वाली है। इसलिए बिना एक भी सेकंड स्किप किए हमारे साथ बने रहिए। इस बेहद महत्वपूर्ण और निष्पक्ष विश्लेषण को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि देश के हक और हुकूक से जुड़ी हर आवाज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा, क्योंकि आपकी एक एक टिप्पणी समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती है। अब बात करते हैं उस बड़े कदम की जिसने देश के एक बहुत बड़े हिस्से को, विशेषकर उस समाज को जो हमेशा से हाशिए पर रहा है, एक नई ताकत और नई उम्मीद दी है। जब भी हम इस देश के भीतर अधिकारों की बात करते हैं, जब भी हम न्याय की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही छवि उभरती है और वो छवि है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब ने हमेशा एक बात कही थी कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो। आज सरकार ने जो कदम उठाया है उसकी गहराई को समझने के लिए हमें उस विजन को समझना होगा जिसे सालों पहले संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया था। अक्सर ऐसा होता है कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, योजनाएं बनती हैं और फाइलों में दबी रह जाती हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो फाइलों से निकलकर सीधे इंसान की जिंदगी को छूते हैं, उसकी रसोई को छूते हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई को छूते हैं और उसके आत्मसम्मान को एक नया आकाश देते हैं। आज जो बड़ा बदलाव हमारे सामने आया है उसने हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो ये मानता था कि व्यवस्था कभी नहीं बदल सकती। दलित समाज के भीतर इस समय जो खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है वो किसी चुनावी वादे की वजह से नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ ठोस है, कुछ ऐसा जो सीधे तौर पर युवाओं के रोजगार, उनकी शिक्षा और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस दर्द को भी महसूस करना होगा जो इस समाज ने सदियों से झेला है। जब एक पढ़ा लिखा युवा अपनी योग्यता के बावजूद सिर्फ अपनी जाति या अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण पीछे छूट जाता है, तो वह केवल एक व्यक्ति की हार नहीं होती बल्कि पूरे देश की हार होती है। आज का जो युवा है वो केवल याचना नहीं करता, वो अपने अधिकार मांगता है। वो चाहता है कि उसे अवसर मिले ताकि वो अपनी प्रतिभा के दम पर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। सरकार का ये नया कदम इसी दिशा में एक बहुत बड़ा प्रहार माना जा रहा है। चारों तरफ इस फैसले को लेकर जो चर्चाएं गर्म हैं, जो बहस छिड़ी हुई है, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि अब सामाजिक न्याय को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सतर्क रहने की भी जरूरत है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, विशेषकर एक अम्बेडकरवादी होने के नाते, हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसी भी फैसले को केवल ऊपर ऊपर से देखकर खुश न हो, बल्कि उसकी एक एक परत को उधेड़कर देखें कि वास्तव में जमीन पर क्या बदलने वाला है। क्या ये फैसला वाकई में वो क्रांति ला पाएगा जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था, या फिर ये भी वक्त के साथ एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल बनकर रह जाएगा? इसी सस्पेंस और इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो के अगले चरणों में बहुत ही बारीकी से और बिना किसी लाग लपेट के खंगालने वाले हैं। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वे दिल को छू लेने वाली हैं। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। हॉस्टलों में, विश्वविद्यालयों में और ग्रामीण अंचलों में इस फैसले के प्रावधानों को लेकर गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। इस कदम ने रातों रात पूरे देश के विमर्श को बदल कर रख दिया है। जो लोग कल तक सामाजिक मुद्दों पर बात करने से बचते थे, आज वे भी इस नीति के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जब समाज का सबसे निचला तबका मजबूत होता है तो उसकी धमक पूरी व्यवस्था में सुनाई देती है। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच हमें उन चुनौतियों को भी नहीं भूलना चाहिए जो हमेशा ऐसे बड़े बदलावों के रास्ते में रोड़ा बनती हैं। इस नीति के भीतर क्या छिपा है, इसके नियम कानून क्या हैं और ये कैसे सीधे तौर पर आपके हक को प्रभावित करने वाली है, इसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो एक समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहता है। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए उन तमाम पहलुओं को आपके सामने रखेंगे जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया अक्सर आपसे छुपा जाता है।
बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली कहानी और इस बड़े फैसले के मुख्य बिंदु अब आपके सामने आने वाले हैं, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले की असली ताकत और इसकी गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव अचानक हवा में नहीं होता। उसके पीछे सदियों का संघर्ष, अनगिनत आंसू और हक की वो लड़ाई होती है जो पीढ़ियों से लड़ी जा रही होती है। जब हम भारत के सामाजिक इतिहास को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि दलित समाज के लिए तरक्की का रास्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं रहा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की थी तो उनका सबसे बड़ा सपना यही था कि इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसे जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का हक मिले। उन्होंने हमें राजनीतिक अधिकार तो दे दिए, हमें वोट की ताकत दे दी, जिससे एक राजा और एक रंग के वोट की कीमत बराबर हो गई। लेकिन बाबा साहेब ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। हमें जल्द से जल्द इस विरोधाभास को दूर करना होगा, नहीं तो जो लोग इस असमानता को झेल रहे हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। आज जब हम सरकार के इस बड़े कदम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये उसी आर्थिक और सामाजिक असमानता की खाई को पाटने की दिशा में बढ़ाया गया एक प्रयास है। आज का युवा सिर्फ किताबों में लिखे अधिकारों से संतुष्ट नहीं होने वाला है, उसे धरातल पर बदलाव चाहिए। विगत दशकों में सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं बनाई गईं, कई नीतियां लागू की गईं, लेकिन अक्सर यह देखा गया कि नीतियां कागजों पर तो बहुत खूबसूरत लगती थीं, पर जब उन्हें जमीन पर लागू करने की बात आती थी तो नौकरशाही की सुस्ती और व्यवस्था की कमियां आड़े आ जाती थीं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप का समय पर न मिलना, हॉस्टलों की बदहाली और नौकरियों में बैकलॉग के पदों का खाली रह जाना जैसी समस्याओं ने हमेशा युवाओं के हौसलों को तोड़ने का काम किया है। जब एक होनहार छात्र बड़े बड़े सपने लेकर किसी विश्वविद्यालय में कदम रखता है और वहां उसे केवल अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण मानसिक तनाव या भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो वह पूरे समाज के भरोसे को हिलाकर रख देता है। इसलिए आज के दौर में जब सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है तो समाज की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस समय देश का जो माहौल है उसमें दलित समाज का युवा बहुत ही जागरूक और सतर्क है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से और अपनी आवाज के माध्यम से व्यवस्था के हर कदम पर नजर बनाए रखता है। वो किसी भी बदलाव को केवल एक खैरात या मदद के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो इसे अपने संवैधानिक अधिकार के रूप में देखता है। यही कारण है कि आज जब सरकार ने इस नई नीति या फैसले की घोषणा की है तो उसे लेकर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज जो खुशी का माहौल हमें दिखाई दे रहा है वो रातों रात पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे उन तमाम सामाजिक आंदोलनों की गूंज है जिन्होंने लगातार सरकारों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे हाशिए पर खड़े समाज की सुध लें। जब हम वर्तमान ट्रेंड्स की बात करते हैं तो आज का युवा केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आज का दलित युवा व्यापार में आना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो देश की आर्थिक रीढ़ का हिस्सा बनना चाहता है। बाबा साहेब ने हमेशा शिक्षा, संगठन और संघर्ष की बात कही थी। आज का समाज उसी रास्ते पर चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ जब तक आर्थिक संसाधन और प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी समाज पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। सरकार का ये नया कदम इसी आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। लोग इस बात को लेकर बेहद उत्सुक हैं कि आखिर इस फैसले के भीतर ऐसा क्या है जिसने पुरानी व्यवस्था के ढर्रे को बदल कर रख दिया है। इस पूरे परिदृश्य में एक बात बहुत साफ है कि समाज अब किसी भी तरह के छलावे को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है कि चुनावों के ठीक पहले बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे वादे ठंडे बस्ते में चले गए। इसलिए दर्शकों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये कदम भी वैसा ही कोई तात्कालिक फैसला है या इसके पीछे कोई दीर्घकालिक विजन छिपा हुआ है। इस सस्पेंस को बनाए रखना और इसकी गहराई में जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस नीति के तकनीकी और कानूनी पहलुओं की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये फैसला पुराने तमाम फसलों से बिल्कुल अलग और ऐतिहासिक है। जो लोग इस देश के ताने बाने को समझते हैं वे जानते हैं कि जब तक देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सामाजिक रूप से सम्मानित महसूस नहीं करेगा तब तक भारत के विश्व गुरु बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। इसी कड़ी में अब वो समय आ गया है जब हमें उस मुख्य मुद्दे पर सीधे बात करनी चाहिए, उस बड़े फैसले के एक एक बिंदु को खोलकर देखना चाहिए जिसने पूरे देश के भीतर इस समय एक नई हलचल पैदा कर दी है और जिसके बारे में जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब समय आ गया है कि हम उस सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा उठा दें जिसने इस वक्त पूरे देश के विमर्श को गरमाया हुआ है और जिसके कारण दलित समाज के भीतर आत्मसम्मान और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई है। सरकार का ये बड़ा कदम सीधे तौर पर देश की सर्वोच्च अदालत के हालिया ऐतिहासिक फैसले और उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर उठाए जा रहे कदमों से जुड़ा हुआ है।
हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जातियों यानी दलित समाज के भीतर सब कैटेगराइजेशन यानी उपवर्गीकरण को लेकर चल रही देश की सबसे बड़ी कानूनी और प्रशासनिक हलचल की। इस फैसले ने दशकों पुरानी व्यवस्था की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं और इसे सामाजिक न्याय के इतिहास में मंडल कमीशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि राज्यों को अब यह अधिकार होगा कि वे अनुसूचित जातियों के भीतर भी उन जातियों की पहचान कर सकें जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गई हैं, जिन्हें आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ उस मात्रा में नहीं मिल पाया है जिसके वे हकदार थे। इस कदम का सीधा मतलब यह है कि दलित समाज के भीतर जो जातियां आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अभी भी बेहद पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए कोटे के भीतर कोटा यानी एक विशेष सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है ताकि आरक्षण का लाभ बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके। इस नीति और फैसले के प्रावधानों को अगर हम बेहद सरल और तकनीकी भाषा में समझें तो यह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उसी विजन को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक प्रयास है, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्याय का मतलब केवल अवसरों की समानता नहीं बल्कि परिणामों की समानता भी होना चाहिए। इस नए कदम के तहत सरकार एक ऐसा डेटाबेस तैयार कर रही है जो जमीनी स्तर पर यह बताएगा कि किस उपजाति के कितने बच्चे शिक्षा में आगे बढ़े, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली और कितने परिवार अभी भी मुफ्त राशन या दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। इस डेटा के आधार पर अब नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों का आवंटन इस तरह से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है कि जो वंचितों में भी सबसे ज्यादा वंचित हैं उन्हें प्राथमिकता मिले। इसके साथ ही इस बड़े कदम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लेकर चल रही गंभीर प्रशासनिक तैयारी। सरकार इस बात पर गहन मंथन कर रही है कि दलित समाज का जो हिस्सा आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हो चुका है, जो पीढ़ियों से उच्च पदों पर आसीन है, उनके मुकाबले उन गरीब और ग्रामीण दलित परिवारों के बच्चों को ज्यादा अवसर और वजीफा मिले जिनके माता पिता के पास पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए साधन नहीं है। इस फैसले के आते ही पूरे देश की राजनीति और सामाजिक विश्लेषकों के बीच एक जबरदस्त हलचल मच गई है। इसे जमीन पर लागू करने के लिए सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है उसके तहत हर राज्य में एक विशेष आयोग का गठन किया जा रहा है जो पारदर्शी तरीके से जातियों के पिछड़ेपन का अध्ययन करेगा। यह कदम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह केवल नौकरियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप और विदेशों में पढ़ाई के लिए मिलने वाले फंड में भी उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या जिनके परिवारों की सालाना आय बेहद कम है। इसके अलावा दलित युवाओं को उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए स्टैंड अप इंडिया और वेंचर कैपिटल फंड जैसी योजनाओं के नियमों को और अधिक कड़ा तथा सुलभ बनाया जा रहा है ताकि बिना किसी जमीन या गारंटी के भी एक गरीब दलित युवा करोड़ों का लोन लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सके और नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बन सके। यही वो ठोस और ऐतिहासिक बदलाव है जिसके कारण आज हर तरफ इस फैसले की गूंज सुनाई दे रही है और इसी वजह से कोई भी इसे एक सतही या चुनावी वादा कहकर खारिज नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक सजग और अम्बेडकरवादी समाज होने के नाते हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये उपवर्गीकरण और कोटे के भीतर कोटे का ये नियम दलित समाज की आंतरिक एकता को मजबूत करेगा या इसके कारण समाज के भीतर ही एक नया विरोधाभास पैदा हो जाएगा। मुख्य धारा का मीडिया अक्सर इस मुद्दे के केवल एक पहलू को दिखाता है, लेकिन जब तक हम इसके दोनों पक्षों को नहीं समझेंगे तब तक हम इस बड़े कदम का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इस फैसले को लेकर जमीन पर आम जनता, छात्रों और बुद्धिजीवियों के बीच वास्तव में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं? लोग इसे अपने भविष्य के लिए वरदान मान रहे हैं या इसमें कोई नया खतरा देख रहे हैं? और क्यों देश के ग्रामीण अंचलों में इस समय एक अजीब सी खुशी का माहौल है? इन तमाम जमीनी सच्चाइयों से पर्दा उठाना अभी बाकी है, जिसे हम बिना किसी लाग लपेट के आगे समझने वाले हैं। इस ऐतिहासिक और नीतिगत बदलाव के बाद जब हम देश के ग्रामीण अंचलों, कस्बों और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों का रुख करते हैं तो वहां का नजारा वाकई देखने लायक है। बरसों से जो युवा खुद को व्यवस्था की दौड़ में पीछे छूट गया महसूस करते थे, उनके चेहरों पर आज एक नई चमक और गहरा संतोष दिखाई दे रहा है। यही वो असली वजह है जिसके कारण आज हर तरफ ये कहा जा रहा है कि दलितों में खुशी का माहौल है। जब एक ऐसे परिवार के घर में रोशनी पहुंचती है जिसकी 3 पीढ़ियों ने सिर्फ मजदूरी की हो और जिसके बच्चे के पास बड़े शहरों में जाकर पढ़ने के साधन न हो, तब जाकर इस तरह के फैसलों का असली मूल्य समझ में आता है। देश के कोने कोने से आ रही तस्वीरें और जमीनी प्रतिक्रियाएं इस बात की गवाह हैं कि इस कदम को समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने हक में एक बड़ा सुरक्षा कवच मान रहा है। विशेष रूप से वे उपजातियां जो आरक्षण की सूची में शामिल होने के बावजूद प्रशासनिक और सामाजिक कारणों से कभी मुख्यधारा की नौकरियों या उच्च शिक्षण संस्थानों तक नहीं पहुंच सकी, वे इसे बाबा साहेब के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में एक व्यावहारिक और मजबूत कदम मान रही हैं। इस खुशी के माहौल को और गहराई से समझने के लिए जब हम युवाओं और छात्र संगठनों के बीच चल रही बहसों को देखते हैं तो वहां एक नया विमर्श जन्म लेता हुआ दिखाई देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर चाय की दुकानों और यूनिवर्सिटी की कैंटीनों तक में इस बात पर गंभीर चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे ये नई व्यवस्था सीधे तौर पर भाई भतीजावाद और अवसरों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले साधारण परिवारों के माता पिता जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात खून पसीना एक करते हैं, वे इस बात से बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अब उनके बच्चों की मेधा और संघर्ष को वह स्थान मिल सकेगा जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। इस फैसले ने आम जनमानस के भीतर व्यवस्था के प्रति एक नया विश्वास जगाया है कि सरकार केवल बड़े बड़े दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज के सबसे कमजोर और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की पहचान कर उसे मुख्यधारा में लाने के लिए गंभीर है। यह खुशी केवल एक प्रशासनिक आदेश की नहीं है, बल्कि यह खुशी इस बात की है कि सदियों से हाशिए पर पड़े समाज के भीतर जो सबसे ज्यादा उपेक्षित थे, आज उनकी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत और सबसे बड़ी अदालत ने स्वीकार किया है। लेकिन इसी माहौल के बीच हमें उस विमर्श को भी देखना होगा जो इस पूरे परिदृश्य को एक नई मुकम्मल शक्ल देता है। एक तरफ जहां जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ समाज के बुद्धिजीवियों, लेखकों और विचारकों का एक वर्ग बहुत ही सतर्कता के साथ इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण भी कर रहा है। उनका मानना है कि ये खुशी तब तक अधूरी रहेगी जब तक इस नीति का एक एक प्रावधान पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ जमीन पर लागू नहीं हो जाता। छात्र इस बात को लेकर बेहद मुखर हैं कि नियम बनाना एक बात है, लेकिन उसे बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के अमलीजामा पहनाना दूसरी बात है। जमीनी हकीकत यह भी बताती है कि आज का अम्बेडकरवादी युवा केवल भावनाओं में बहकर खुश होने वाला युवा नहीं है। वो आंकड़ों पर बात करता है, वो शासनादेशों को पढ़ता है और वो व्यवस्था से सीधे सवाल करने का मादा रखता है। यही कारण है कि इस खुशी के माहौल में एक तरह की वैचारिक परिपक्वता भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां अधिकारों के मिलने की खुशी तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके सही क्रियान्वयन को लेकर एक जबरदस्त सजगता और जिम्मेदारी का एहसास भी है। इस पूरे माहौल ने देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसा मोड़ ला दिया है जिसे अब नजरअंदाज कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। जो लोग ये सोचते थे कि सामाजिक न्याय के मुद्दे समय के साथ धीमे पड़ जाएंगे, उन्हें आज इस जमीनी हकीकत को देखकर अपनी धारणा बदलनी होगी। समाज का हर तबका आज इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहा है कि ये बदलाव आने वाले समय में देश की पूरी सामाजिक और आर्थिक संरचना को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। इस पूरे जश्न और जमीनी प्रतिक्रियाओं के बीच एक सबसे बड़ा और कड़वा सवाल ये उठता है कि क्या ये व्यवस्था वाकई में पूरी तरह से फुल प्रूफ है? क्या इस नीति के क्रियान्वयन में कुछ ऐसी चुनौतियां या पेच भी फंसे हुए हैं जो आगे चलकर इस पूरे प्रयास को धीमा कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस बड़े कदम का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, ये देश के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा। इसी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां इस पूरे सस्पेंस का अंत होगा और आपके सामने वो कड़वी और सच्ची हकीकत आएगी जो हर एक जागरूक नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। अब हम इस पूरे विमर्श के उस सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम मोड़ पर आ चुके हैं, जहां हमें भावनाओं और शुरुआती जश्न से ऊपर उठकर बहुत ही ठंडे दिमाग से इस बड़े कदम का एक निष्पक्ष और कड़वा विश्लेषण करना होगा। एक जागरूक नागरिक और विशेषकर एक सच्चे अम्बेडकरवादी होने के नाते हमारा ये वैचारिक दायित्व है कि हम किसी भी सरकारी नीति या अदालती फैसले के केवल चमकीले हिस्से को देखकर अपनी आंखें बंद न कर लें। हमें ये समझना होगा कि उपवर्गीकरण और कोटे के भीतर कोटे का ये जो ऐतिहासिक ढांचा तैयार किया जा रहा है, उसके सामने जमीनी स्तर पर कितनी बड़ी प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है प्रामाणिक और पारदर्शी आंकड़ों की। जब तक सरकार के पास हर राज्य की एक एक उपजाति की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष डेटा नहीं होगा, तब तक ये तय कर पाना असंभव होगा कि वास्तव में किस जाति को कितने प्रतिशत आरक्षण की जरूरत है। अगर यह डेटा राजनीति या किसी चुनावी फायदे को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, तो यह सामाजिक न्याय की मूल भावना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ साबित हो सकता है और इसके कारण समाज के भीतर एक नया असंतोष जन्म ले सकता है। दूसरी सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत यह है कि आरक्षण या कोई भी विशेष नीति तब तक अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकती जब तक कि देश में रोजगार के नए अवसर और सरकारी नौकरियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी न हो। यदि सरकारी विभागों में पद ही खाली नहीं किए जाएंगे, यदि बैकलॉग की सीटों को समय पर नहीं भरा जाएगा और यदि सार्वजनिक क्षेत्र का लगातार संकुचन होता रहेगा, तो कोटे के भीतर कोटा देने का यह नियम केवल एक कागजी गारंटी बनकर रह जाएगा। एक गरीब दलित छात्र को हॉस्टल, वजीफा और दाखिला तो मिल जाएगा, लेकिन जब वो अपनी डिग्री पूरी करके बाहर निकलेगा और नौकरियां ही नहीं होंगी, तो इस नीति का पूरा विजन ही ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए इस बड़े कदम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार इस नीति को लागू करने के साथ साथ सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों को कितनी तेजी से पैदा करती है। इसके अलावा नौकरशाही का जो पुराना ढर्रा है, जो हमेशा से ऐसे क्रांतिकारी बदलावों के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए जाना जाता है, उस पर लगाम लगाना सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम का एक सामाजिक पहलू भी है जिसे हमें बहुत ही संजीदगी से समझना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने हमेशा जाति के उच्छेद और संपूर्ण दलित समाज की एकजुटता पर बल दिया था। इस नए फैसले के बाद समाज के भीतर इस बात का डर भी पैदा हो रहा है कि कहीं उपवर्गीकरण के कारण विभिन्न उपजातियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और कड़वाहट न बढ़ जाए। मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां अक्सर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती हैं।
ऐसे में ये खतरा हमेशा बना रहता है कि वे इस नियम का इस्तेमाल समाज को आंतरिक रूप से बांटने के लिए कर सकती हैं। इसलिए आज के जागरूक युवा और बुद्धिजीवियों की ये जिम्मेदारी है कि वे इस प्रशासनिक सुधार को स्वीकार करते हुए भी समाज की आंतरिक एकता और भाईचारे को आंच न आने दें। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हक और हुकूक की ये लड़ाई हमें आपस में लड़ाने का जरिया न बने, बल्कि जो भाई अभी भी पीछे छूट गए हैं उन्हें हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का एक माध्यम बने। दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार का ये कदम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा, साहसिक और स्वागत योग्य कदम है, जिसने सामाजिक न्याय की बहस को एक नया आकाश दिया है। इसने ये साबित कर दिया है कि वंचितों की आवाज को अब लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। लेकिन यह कदम कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह केवल एक शुरुआत है। असली क्रांति तब होगी जब शिक्षा का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण होगा, जब देश के हर गरीब दलित बच्चे को बिना किसी अभाव के विश्वस्तरीय शिक्षा मिलेगी, और जब उसे अपने आत्मसम्मान के लिए किसी व्यवस्था का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इस फैसले ने हमारे हाथ में एक नया हथियार तो दे दिया है, लेकिन इसे चलाना और इसकी शुचिता बनाए रखना पूरी तरह से हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आज के इस विशेष विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन ये वैचारिक बहस रुकनी नहीं चाहिए। आप इस पूरे कदम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये फैसला वाकई जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा, या अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि समाज में एक स्वस्थ और तार्किक बहस की शुरुआत हो सके। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।